लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर बता रखा है इसका। एक बार और आपका मैं रिवीजन करवा देता हूँ। मैक्सिमम सदस्य संख्या हो सकती है 552। वर्तमान में कितनी है? 545। ठीक है। इसमें से मैंने आपको बताया दो जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, आंग्ला भारतीय समुदाय के सदस्य। और बचे हुए कितने 543 जो हैं वो निर्वाचित होते हैं। इसमें से 530 जो है वो राज्यों द्वारा चुने जाते हैं और 13 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम 552। डी आंसर इसका सही होगा। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? देखिए, आम चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग का होना जरूरी है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में हुई। तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए बिल्कुल, उससे पहले तो हो ही नहीं सकते। तो 1950 में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई और 51-52 में पहले आम चुनाव संपन्न हुए। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? सी आंसर सही होगा। अब निर्वाचन आयोग की बात करिए तो उससे रिलेटेड पॉइंट सुन लीजिए कि निर्वाचन आयोग जो है वो हमारे संविधान के भाग 15 से संबंधित है, अनुच्छेद 324 से 329। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। पहले जो निर्वाचन आयोग था वो एक सदस्यीय निकाय था, फिर 1993 के बाद में त्रिसदस्यीय निकाय हो गया जिसके अंदर दो चुनाव आयुक्त और एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? देखिए, इन टर्म्स ऑफ एरिया की बात होगी, मतलब क्षेत्रफल के आधार पर। कौन सा होगा? कश्मीर का देखिए निर्वाचन क्षेत्र है लद्दाख। बी आंसर बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया सकता है? तो देखिए, लोकसभा में राष्ट्रपति जो है वो 2 सदस्यों को चुन सकता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को। टोटल मिला के कितने हो गए? 14। तो आंसर क्या होगा? ए आंसर। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? अपर हाउस की बात हो रही मतलब राज्यसभा, ठीक है ना। लो हाउस की बात होगी तो वहां पर आएगा लोकसभा। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, देखिए, स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती हैं। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो होते हैं वो अवकाश ग्रहण करते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आते हैं। तो इस तरीके से राज्यसभा जो होती है वो कभी भंग ही नहीं होती है, इसीलिए उसे स्थायी सदन बोलते हैं। ओके। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। देखिए, अनुसूची वाला मैं आपको बता चुका हूँ कविता, तो आप उससे बहुत आसानी से आंसर लगा सकते हैं। 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं के साथ में। दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? दल बदल, तो देखिए दल बदल में आगे का वर्ड क्या आ रहा है? द, और द से 10 बनता है ना। तो आंसर सी सही होगा। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किसे संबंधित है? किसे संबंधित है? दल बदल कानून से। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? पंचायती राज व्यवस्था जो है मूल संविधान का हिस्सा नहीं थी, फिर संविधान संशोधन के द्वारा इसे संविधान में हिस्सा दिया गया। तो किस संविधान संशोधन द्वारा? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ध्यान रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन द्वारा और नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद को 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में स्थान दिया गया। तो दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था 1957। गांव के विकास के लिए उन्होंने बोला कि ग्राम पंचायत हो, खंड ब्लॉक स्तर के विकास के लिए पंचायत समिति हो, जिले के विकास के लिए जिला परिषद हो। तो ये बोला था बलवंत राय मेहता समिति ने, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। आंसर क्या होगा? देखिए, सी आंसर होगा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? किस अवधि के अंदर? 6 माह के अंदर। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पंचायत चुनाव की। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 368। अगर हम पार्ट की बात करेंगे, भाग की बात करेंगे तो भाग है 20। दोनों चीज ध्यान रखिएगा। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है संसद के किसी भी सदन में। डी आंसर। वर्ष 2012 का 97वां संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? किस विषय से संबंधित है? देखिए, संविधान संशोधन मैंने आपको बताए थे, 12 इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन बताए थे, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है वो।
अगर आपने देखा होगा तो बड़ी आसानी से आप टिक कर सकते हो। सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन एवं क्रियाकलाप से संबंधित है 97वां संविधान संशोधन, बी आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों पीएससी एग्जाम में बन सकते हैं क्वेश्चन ऐसे। भारत सरकार के बजट में कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? किस घाटे का होता है? राजकोषीय घाटे का सबसे ज्यादा योगदान होता है, फिजिकल डेफिसिट का। बी आंसर सही होगा। अब बजट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, ये सब मैं आपको बजट वाले लेक्चर में अच्छे से समझा चुका हूँ। बजटीय डेफिसिट क्या होता है, देखिए, जो टोटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, उसमें से जब हम माइनस कर देते हैं टोटल रिसीट्स को, मतलब कुल व्यय में से माइनस कर देते हैं कुल प्राप्ति को, तो वो क्या कहलाता है? बजट डेफिसिट कहलाता है, बजटीय घाटा कहलाता है। ठीक है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? जो टोटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, उसमें से माइनस कर दो टोटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरोइंग। ठीक है, जो भी उन्होंने बैंकों से जो बोरो करा है उसको छोड़ दो, तो इस अंतर को क्या बोलते हैं? फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। क्लियर? देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर एज इट इज है, पर यहां पर प्राप्ति और कम हो गई, तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया मतलब घाटा बढ़ गया, तो राजकोषीय घाटा ज्यादा हो गया। ऑब्वियस ही बात, समझ में आ रहा है। तो यहां पर आंसर क्या होगा? बी आंसर। तो ये दोनों चीजें मैं अच्छे से क्लियर कर चुका हूं, तो बजट वाला लेक्चर देखा होगा तो आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बजट जो है वो हमारे संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। उसकी जगह पर क्या शब्द का उल्लेख किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण का हमारे संविधान के 112 में उल्लेख मिलता है। ठीक है। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के अंतर को क्या कहते हैं? देखिए, अभी हमने देखा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स क्या कहलाता है? बजटीय घाटा कहलाता है। तो आंसर क्या होगा? बी आंसर। चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना क्या कहलाता है? देखिए फ्रेंड्स, चालू वित्तीय वर्ष जो करंट में चल रहा है उसके परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना क्या कहलाता है? परफॉर्मेंस बजट कहलाता है। जीरो बेस बजट क्या होता है? कि पुराने वित्तीय वर्ष को सब भूल जाओ, फ्रेश नए सिरे से बजट तैयार करना क्या कहलाता है? जीरो बेस बजट कहलाता है। आउटकम बजट क्या कहलाता है? हर तिमाही समीक्षा करना, तो वो आउटकम बजट हो गया। तो यहां पर देखिए, समझ में आया आपको? सी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, निष्पादन बजट। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। इसको शपथ दिलाने का काम कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वो उसको, राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम करता है। राज्यपाल के लिए मिनिमम आयु कितनी होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है, पता होना चाहिए आपको। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ये हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। बी आंसर इसका सही होगा। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? देखिए, संविधान में गवर्नर को हटाने का प्रावधान नहीं दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति इसको मनोनीत करता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा गवर्नर को नहीं हटाया सकता, तो संविधान में इसको हटाने का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। राज्यपाल को कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। जिला न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, केक बोलते हैं इसको। इसका हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 में उल्लेख मिलता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। इसका काम क्या होता है? संचित निधि के व्यय की समीक्षा करना। तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, सी आंसर। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? देखिए फ्रेंड्स, समिति से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो आपको देखिए 2 समिति के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। पहले तो लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति। लोक लेखा समिति को क्या बोलते हैं? पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं, और प्राक्कलन समिति को बोलते हैं एस्टिमेट कमेटी। ठीक है, तो लोक लेखा समिति जो होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। और जो प्राक्कलन समिति होती है मतलब एस्टिमेट कमेटी, उसमें कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। सबसे बड़ी समिति यही होती है, प्राक्कलन समिति। अब जो 22 सदस्य होते हैं इसके अंदर लोक लेखा समिति में, उसमें 15 जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं और 7 जो होते हैं राज्यसभा के होते हैं।
जबकि जो प्राक्कलन समिति होती है इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। तो ये बेसिक अंतर आपको पता होना चाहिए। देखिए दोनों का जो काम होता है वो लगभग बराबर ही होता है, सरकारी धन के व्यय की जांच करना इसका काम होता है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, विपक्षी दल का नेता होता है वो। तो ये आपको पता होना चाहिए। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22। बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? कौन सी है? प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी। बी आंसर इसका सही होगा। तो बस ये दो समिति के बारे में अगर आपको पता है तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बेसिकली दोनों से पूछ